गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एंड वेलकम टू द शो। और आप देख रहे हैं TNN टीवी पर गुड मॉर्निंग कनाडा और मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार शहजाद। नाज़रीन, कराची में जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आती है और गर्मी बहुत है। जून जुलाई के जो महीने होते हैं वो वैसे भी बहुत गर्म होते हैं, लेकिन जब चूँकि बारिश ठीक तरीके से नहीं होती तो वो मज़ीद गर्मी लाने का जो है वो बाइस बन जाती है। ऊपर से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जो मसला है, मसाइल हैं, कई सालों से चलते आ रहे हैं और चलते ही आ रहे हैं, उसमें बेहतरी हमें नहीं देखने में आई है। और इस टाइम भी अभी मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, गर्मी में AC काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारे ऑफिस की लाइट नहीं है और हम पंखा नहीं चला सकते बिकॉज़ आवाज़ हमारी फिर ठीक तरीके से आप तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन क्योंकि हमें हर हफ्ते आपको प्रोग्राम पहुंचाना है और ये जो लाइट के मसाइल हैं और ये जो गर्मी के मसाइल हैं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि हमें काम करना है और आपको एंटरटेन करना है। तो आप भी हमें अपना जो है वो फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। गर्मी में बैठकर पसीने आ रहे हैं, मेरा मेकअप बह रहा है और लेकिन मैं फिर भी आपके साथ जो है सामने जो है बैठी हूँ प्रोग्राम के लिए। खैर नाज़रीन, लोड शेडिंग का भी बहुत बुरा हाल है। ख़ास तौर पर कराची में जो है वो थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन लोड शेडिंग जो है वो 8-8 घंटों के लिए जो है वो गायब हो जाती है और कराची के अवाम बहुत परेशान है। लेकिन हम जो हैं वो परेशानी में भी जो है वो तफरी के जो है वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से हम नहीं जा सकते पार्क्स, हम नहीं जा सकते पूल्स में, हम नहीं बाहर निकल सकते। लेकिन हम रह के इस माहौल में, इस मुल्क में आदी हो गए हर चीज़ के और हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर लेते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस आने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। हर मुल्क का अपना एक मुश्किल टाइम है। जिस तरह स्टार्टिंग में चाइना था, चीन था, बहुत बुरे हालात थे चीन के, अमवात बेतहाशा थी, केसेस बेतहाशा थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि चाइना ने कितना अपने आप को कंट्रोल किया है, अपनी जो है वो कंट्री पर कितना कोरोना वायरस कंट्रोल किया है, इसी तरह हर कंट्री का जो अलग फेज़ है, मुश्किल वक्त आएगा और वो आके गुजर जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, बस हुकूमत के इक़दामात पर अमल कीजिए, हुकूमत के साथ कोऑपरेट कीजिए और जो है वो इस वबा से निजात पाइए और बारिश एंजॉय कीजिए। कराची में बहुत गर्मी है, आज दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बारिश हल्की फुल्की होती जा रही है। कई इलाकों में बहुत मूसलाधार बारिश हुई, कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदा बारिश हुई। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोग्राम। तो नाजरीन, बहुत बातें हो गई, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट एक्सपर्ट इंटरव्यू की तरफ। और हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़रहान कुरैशी साहब। फ़रहान कुरैशी ने आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप कॉल पर और एज अ प्रोफेशन फ़रहान कुरैशी एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, इसके अलावा डायरेक्टर हैं वीडियो प्रोडक्शन के। साथ साथ फ़रहान कुरैशी साहब ने पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन आर्ट टीवी का आगाज़ किया। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार पेंटिंग और बहुत ही कमाल का आर्ट आज दिखाएंगे हम आपको और मिलवाएंगे अपने मेहमान से। तो चलते हैं फ़रहान कुरैशी की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान कुरैशी साहब, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा फ़रहान साहब, पाकिस्तान में क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको रंगों से प्यार है, आपको डिफरेंट किस्म की थीम से प्यार है, आप मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो पाकिस्तान में आर्ट का क्या रुझान है? किस तरह बाइंग एंड सेलिंग होती है? पाकिस्तान में किस कदर लोग आर्ट को पसंद करते हैं? अच्छा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली, लेकिन ये कि मैं इसका आपको थोड़ा-सा बताता हूँ तफ़सील कि पाकिस्तान में आर्ट की जो इस वक़्त जो करंट कंडीशन है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि जिस वक़्त हमने पढ़ा था और पास आउट किया था 90s में,
तो उस वक़्त की जो सोच थी एक आर्ट को लेके, जिसमें आर्ट की कई फ़ॉर्म्स होती है ना, आर्ट में एक तो होता है कि जो फ़नून लतीफ़ा में एक पेंटर होता है जो पेंट करता है, शायरी भी आर्ट में आती है, म्यूज़िक भी आर्ट में आता है, थिएटर भी आर्ट में आता है। तो स्पेशली ये जितनी भी आर्ट की फ़ील्ड्स हैं, हमारे यहाँ एक परसेप्शन हमेशा रहा है कि जी आर्ट करके क्या करोगे और आर्ट करके कमाओगे कैसे, करियर क्या है, उसके अलावा क्या करोगे? तो वो एक वक़्त था जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का वक़्त था, लेकिन अगर मैं उस ट्रांज़िशन को देखूँ इस वक़्त, तो आज का जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा फल-फूल रहा है। इवन कि इतने ज़्यादा आर्ट के और मीडिया साइंसेज़ के इंस्टीट्यूट्स बनते जा रहे हैं और दूसरा ऑब्वियसली इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है वो एक अब जो है वो ग्लोबल हब की तरह से कनेक्टेड है ना, आपस में एक-दूसरे के साथ। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई, आप एक से एक चीज़ देख रहे हैं तो आपके ज़हन खुलता है, लोग काम कर रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री आने की वजह से पाकिस्तान में जो है वो जॉब्स बढ़ी थी हर फ़ील्ड में क्रिएटिव साइड, वो चाहे वो डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, ग्राफ़िक्स, एनिमेशन, वीडियो प्रोडक्शंस, सेट डिज़ाइनिंग और कुछ जो आर्टिस्ट सिर्फ़ आर्ट यानी पेंटिंग्स करते हैं, सिर्फ़ पेंटिंग्स बना के सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी ऑडियंस है, जो मासेज़ हैं, उनके भी टेस्ट जो है वो पहले के मुकाबले में चेंज हुए। एक ज़माना था घर बनाते थे, तो घर बनाने के बाद जो है वो उसमें इतनी अहमियत नहीं होती थी कि जी घर को सजाया कैसे जाए, लेकिन अब एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं हमारे लोग। चाहे वो अपर मिडल क्लास, एलीट क्लास तो होती है, लेकिन अब लोअर मिडल क्लास जो है वो भी अपने घर में एक अच्छी पेंटिंग लगा के खुश होते हैं। इवन कि वो देखते हैं कि किसी तरह से मैं चाहे इंटरनेट से देख के ही कलर स्कीम लूँ, अपने रूम को सेट करूँ, उसके साथ पर्दे कैसे हों, तो कुशन्स कैसे हों, सोफ़ा कैसा हो, टेबल कैसी हो, उसके साथ कैसा वाज़ जो है वो डिस्प्ले किया जाए। तो वो अब जो उस हवाले से जो सेंस है वो काफ़ी डेवलप होता जा रहा है। तो आप पाकिस्तान की मार्केट को आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इस वक़्त जो है वो 90s वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि अभी हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा काम यहाँ इस वक़्त हो रहा है। ठीक है सर, पाकिस्तान में आर्ट सीखने का क्या रुझान है? कितने लोग जो हैं वो आर्ट्स को क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि अगर कोई जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि आर्टिस्ट बनना है तो उससे ये कहा जाता है कि कमाओगे क्या और पैसे कहाँ से आएँगे? तो सीखने का क्या रुझान है हमारे पाकिस्तान में आर्ट? सीखने का रुझान जैसा मैंने बताया ना कि जो ऑब्वियसली सीखने का रुझान जो है वो जो बच्चा होता है, उसका अपना तो शौक होता है एक फील्ड में, लेकिन उसके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके घर के बड़े होते हैं। तो वो उनके भी माइंडसेट जब चेंज हुआ है, तो अब आपकी जो नई जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ आ रही है। आर्ट की तमाम फॉर्म्स में जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, एनिमेशन भी है और अ, फर्नीचर आर्ट है, वो एक पूरी बड़ी फील्ड है। तो क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बढ़ गई, लोगों के एक्सपोज़र बढ़ गया, लोग इवन कि या लोकली ही नहीं बल्कि ऑनलाइन होने की वजह से इस वक़्त यहाँ बहुत सारे लोग इस वक़्त आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर के लिए काम करते हैं जिसको ऑफशोर कहते हैं आप। तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग की जॉब्स होती हैं, वो कर रहे होते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है और इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी मौजूद हैं जो कि मीडिया साइंसेस भी करा रहे हैं, डिज़ाइनिंग के हवाले से भी करा रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर जो है रुझान है। अच्छा सर, जब आप पेंटिंग करते हैं या कोई आर्ट जो है वो बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपके ज़हन में जो ख़ास तौर पर की पॉइंट जो है वो आपकी क्योंकि हर किसी का जो है वो थीम होती है, हर किसी की एक पहचान होती है कि हाँ ये जो है वो पेंटिंग या ये आर्ट जो है वो इस इंसान का है। आपकी पेंटिंग्स की क्या ख़ुसूसियत है? उसमें क्या चीज़ जो है कॉमन होती है? अगर आप सिर्फ मेरे काम अपने काम के ऊपर बात करेंगी तो मैं थोड़ा-सा थीमेटिक और कॉन्सेप्चुअल वर्क करता हूँ जिसमें जो है वो ऑब्वियसली हर पेंटिंग में एक सोच होती है, एक आइडिया होता है और जिसमें आप सिंबल्स के थ्रू जो है वो उन चीज़ों को समझ रहे होते हैं। अब वो आप जब काम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से जो है वो उन सिंबल्स के थ्रू अपने काम को मैं कनेक्ट करता हूँ। अपने काम में जो मैसेज जो आइडिया है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो हर आर्टिस्ट का ऐसा ही होता है कि जो एक तो आर्ट वो होता है ना कि जी आपने एक अच्छी खूबसूरत सीनरी देखी उसको बना दिया वो तो एक तरीके से क्राफ्ट कहलाता है कि आपने
क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी की है, बहुत खूबसूरत करके बना दिया। एक आर्टिस्ट में और क्राफ्टमैन में यही फ़र्क होता है, जो अक्सर लोग जो है वो फ़र्क नहीं कर पा रहे होते कि सड़क पे बैठा हुआ है, वो भी तो बना रहा है, वो भी इतना अच्छा आर्टिस्ट है, तो इस आर्टिस्ट की पेंटिंग इतनी महँगी क्यों है? वो फ़र्क होता है सोच का। वो देख के एक चीज़ को सेम कॉपी करता है, वो एक क्राफ्टमैन होता है, वो एक कारीगर होता है। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट कोई सब्जेक्ट लेता है, कोई ऐसी चीज़ जो उसके उसकी रूह के साथ कनेक्टेड होती है, जो उसको टच कर रही होती है, जो उसको सोच रहा होता है, उन फीलिंग्स को वो किस तरह से कैनवस पे अपने कन्वर्ट करता है और वो देखने वालों को खूबसूरती के साथ उसको बना के पेश करता है, तो वो एक प्योर आर्ट होता है। उसी तरह कोशिश होती है मेरी भी कि अपने आर्ट में जो है वो एक प्योरिटी रखी जाए और सिंबल्स के थ्रू और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करें। ठीक है सर, आर्ट गैलरीज का क्या रोल है पाकिस्तान में? किस तरह आर्ट गैलरीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं? आर्ट गैलरीज काफ़ी सारी हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। काफ़ी गैलरीज खुल गई हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो गैलरीज कराची में है, क्योंकि कराची बिज़नेस हब है और ज़ाहिर है आर्ट स्केल भी पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कराची में होती है, उसके बाद फिर लाहौर में भी गैलरीज हैं और इस्लामाबाद में है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं गैलरीज अपनी जगह। और एक वक़्त ऐसा था कि जब शायद कराची में शायद 2 गैलरीज़ होती थी, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो क्या था कि उससे होता ये है कि हर काम करने वाले को आसानी से मौका नहीं मिलता गैलरी तक जाने का। तो गैलरीज़ काम अभी भी कर रही हैं, लेकिन फिर वही बात कहूँगा मैं कि गैलरी तक अप्रोच करना वो हर आर्टिस्ट के बस में तो होता है, वो उन तक ईमेल कर देता है अपना काम, उन तक चला जाता है। लेकिन उसको एग्ज़िबिशन मिलना, उसके काम का डिस्प्ले होना, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। गैलरीज़ जो है वो गैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये होता है कि हर शख़्स का उन गैलरीज़ तक अप्रोच करना और अपने काम को डिस्प्ले करना, क्योंकि गैलरीज़ की जो एग्ज़िबिशन होती है, वो भी स्केड्यूल्ड होती है बहुत ज़्यादा। पूरे-पूरे साल की, 2-2 साल की एग्ज़िबिशन जो है वो लाइन अप हुई हो। तो उसकी वजह से जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ऑब्वियसली पहले उनको चांस मिलता है, फिर उनके बाद आने वाले जो लाइन में लोग होते हैं उनको चांस मिलता है। तो गैलरीज़ बहुत अच्छा काम कर रही होती है, ज़ाहिर है गैलरी का काम जो है वो आर्ट को डिस्प्ले करना और बेचना होता है, उनके पास एक क्लाइंटेल होता है, लोग होते हैं, बायर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कौन लोग काम लेंगे, किनको बुला के काम दिखाया जाए, किन तक पहुँचाया जाए। तो गैलरीज़ अपना रोल काफ़ी प्ले कर रही हैं और दूसरा ये कि अगर इसी के साथ मैं कनेक्ट करूँ कि आज कि इस दौर में जब इस वक़्त जो ये कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, तो गेम थोड़ा-सा चेंज हो गया है। वो चेंज ये आया है कि ऑब्वियसली आर्ट गैलरीज़ भी बंद हो गई, किसी भी तरह के पब्लिक इवेंट्स नहीं हो रहे, आप कहीं जमा नहीं हो सकते एक जगह। तो जिस तरह से हर काम इस वक़्त सिवाय ग्रोसरी के और ऐसी चीज़ों की कि जो आपने निकलना ही होता है घर से, बाकी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, जिसमें आप हर बिज़नेस पर देखें तो वो ऑनलाइन की तरफ एक भाग-दौड़ लगी हुई है सारी दुनिया में। तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। तो उसको अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक चैनल है, आर्ट टीवी पाकिस्तान। आर्ट टीवी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का पहला आर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है। आर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म इस वक़्त का जो टाइम है, इस वक़्त का जो ये एरा है, ये वीडियो का दौर है, ऑडियो विजुअल का दौर है। एक ज़माना था जब लोग पढ़ते थे, इस वक़्त लोग नई जनरेशन किताबों से दूर है, उसको इमेजरी चाहिए, ऑडियो विजुअल के साथ आसानी से बात समझते हैं, शेयर करते हैं, सीखते हैं, तो सारी लर्निंग्स आपकी एजुकेशन इस वक़्त वीडियो फ़ॉर्म की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा फरहान कुरैशी का इंटरव्यू और जाना कि पाकिस्तान में आर्ट का क्या हाल है और मुस्तकबिल है। इसी के साथ साथ आपने देखी कुछ कमाल की पेंटिंग्स जो कि हाल ही में कोरोना वायरस की थीम के ऊपर बनाई गई। अच्छा, हमारे माशरे में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर कोई बच्चा आर्ट सीखने की तरफ अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करता है, या सिर्फ बच्चे ही नहीं, कोई भी शख्स जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो हम कभी उस शख्स को या उस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि हम आगे से कहते हैं कि आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, नौकरी कहाँ से हासिल करोगे। तो मतलब इस तरह की हमारी सोच और हमारी सोसाइटी है।
तो कभी किसी के भी टैलेंट को छोटा और बेकार मत समझें और हमेशा इसे उसे अप्रिशिएट कीजिए। तो इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चांदनी रातें। और रीना इरफान इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं और आपको अपनी सुरीली आवाज़ में सुनाती हैं गीत और गज़लें। तो मुलाहिज़ा कीजिए चांदनी रातें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं रीना इरफान को। प्रोग्राम है चांदनी रातें और ये प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दिया है ताकि आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाएं और वो गीत जो कि आप बार बार सुनना चाहते हैं और सुनवाना चाहते हैं अपने उन प्यारों को जो कि आपके दिल में बसते हैं। तो क्यों ना एक बहुत खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है, वो हम डेडिकेट करते चलें आपको और आपके उन प्यारों को जिन्हें आप कुछ कहते कहते शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं या फिर अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं ला पाते। तो जनाब यही वो प्रोग्राम है जहां आप अपनी ये तमाम बातें हमारे थ्रू अपने उन प्यारों तक पहुंचा सकते हैं। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर हो, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग हो, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। तो जनाब ये प्रोग्राम है आपकी चाहतों की वजह से। प्रोग्राम का नाम है चांदनी रातें। मुझे कहते हैं रीना इरफान और हम कोशिश करेंगे उन तमाम गीतों को आपके दरमियान पेश करने की जो कि आप माजी में गुनगुनाया करते थे, सुनाया करते थे और कभी कभी शर्माया भी करते थे कि जनाब ये गीत मैंने कैसे उनके सामने गा दिया। वो तो बहुत शर्मा रहे थे मेरे इस गीत को सुन सुनकर। हाथों में जो पल्लू था वो उन्होंने उंगलियों में इस तरह से मरोड़ा कि बस आपकी तो जान ही निकल गए। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्राम चांदनी रातों में सुनने को भी मिलेंगी और आप अपनी ज़बानी इन बातों को कह भी सकते हैं हमारे प्रोग्राम चांदनी रातों में। आप इन दिए गए नंबर्स जो कि स्क्रीन पर इस वक्त चमक रहे हैं और वो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ ईमेल आईडी भी आपको नज़र आ रही है, इस पर आप मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िशंस जो कि हमारा साथ देंगे और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे। चांद साहब यहाँ मौजूद हैं और राजा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा साजी।
हम आपको बताते चलें कि आपको जो ईमेल आईडी हमारी इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है और इस वक्त हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं और पसंद कर रहे हैं हमारे तमाम नाजरीन इस प्रोग्राम को। एक फरमाइश यहाँ हमारे पास मौजूद है और ये है नाजिश की। नाजिश कहती हैं प्रोग्राम चांदनी रातें आपकी तरह बहुत खूबसूरत है और नाम ही चांद में ले जाता है और उन चांदनी चेहरों को याद दिला देता है। इस वक्त वो फरमाइश कर रही हैं मैडम नूर जहाँ के गाए हुए बहुत ही खूबसूरत गीत की चांदनी रातें। तो जनाब आपकी फरमाइश हो और रीना इरफान ना गाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए आपको सुनवाते हैं और आप डेडिकेट कर दें उनको जिन्हें आप डेडिकेट करना चाहते हैं। एक जिगर में उठती है एक दर्द सदन में होता है। हम रातों को उठ गए रोते जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करे पर्दे चांदनी रातें हो चांदनी रातें। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टीवी पर चांदनी रातें प्रोग्राम। मैं हूँ रीना इरफान और प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं इसका बखूबी अंदाज़ा हो रहा है आपकी ईमेल्स के ज़रिए। एक ईमेल इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है और ये है निदा की। निदा कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जितने गीत गाए अभी तक आपने वो बहुत अच्छे थे और मेरी एक फरमाइश है कि जगजीत साहब का गाया हुआ गीत ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। वाह वाह जनाब निदा, आप तो बहुत शायरा निकली और बहुत खूबसूरत आपने फरमाइश की। और जब भी इस जगजीत साहब की गज़ल को गाती हूँ तो एक मिसरा मेरे जहन में आ जाता है कि वो भी क्या दिन थे बचपन के। वाह वाह तो कर दें। वो भी क्या दिन थे बचपन के कि जब हमारी भी कश्तियाँ चलती थीं बारिश के पानी में। पसंद आया ना? अगर पसंद आया तो फ़ौरन से हमें ईमेल करें और बताएं कि जनाब इस तरह से शेरो शायरी भी चलती रहे इस प्रोग्राम में तो लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। और हमारे म्यूजिशियंस तैयार हैं, इस गीत को हम इस गज़ल को आपके सामने पेश करते हैं और डेडिकेट करते हैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं ढोल टीवी पर। आइए हम गाते हैं, आप सुनिए। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो काश की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती
भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की रोनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। जी जनाब, तो ले गए ना हम आपको आपके बचपन में इस बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल के थ्रू, और हमेशा ही पसंद की जाती है किसी भी महफिल में आप इस गज़ल को छेड़ दें। तो जनाब, आप सिर्फ हमें ईमेल ही नहीं कर सकते, आप साथ साथ हमें एसएमएस कर सकते हैं इन नंबर्स जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ईमेल के थ्रू, आपके एसएमएस के थ्रू हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। फरमाइशें जो आपकी होती हैं वो गीत हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में शामिल करें, जो कि ढोल टीवी पर आप देखते हैं। बहुत सारी फरमाइशें यहाँ मौजूद हैं। एसएमएस हमारे पास जो आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, 5-6 लोगों ने एक ही नज़म की फरमाइश की है, जो कि है मैडम नूरजहां की गाय भी। हमें आबिद ने एसएमएस किया है, हमें किया है राजा ने एसएमएस, वाजिद ने हमें एसएमएस किया है, और शहाब साहब ने भी हमें एसएमएस किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मैडम नूरजहां की गाय हुई ये नज़म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, ये सुनवा दें तो क्या ही अच्छा होगा। तो जनाब, ऐसा हो सकता है कि आप लोग फरमाइश करें और हम आपकी फरमाइश को पूरा ना करें, तो ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल जनाब। मैडम नूरजहां ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को गाया, और फैज़ अहमद फैज़ साहब का लिखा हुआ कलाम आप आज सुनेंगे रीना इरफान की ज़ुबानी। यकीनन आपको पसंद आएगा। और हर एक की गायकी का एक अलग अंदाज़ होता है। जिस तरह से एक गुलदान में बहुत सारे फूल होते हैं, उनका रंग, उनकी खुशबू, उनकी महक डिफरेंट होती है, तो इसी तरह से हर गायक का, गायिका का अंदाज़ अलग होता है, और अच्छा वही है जो कि अपने अंदाज से गाए। तो आप इसको जब सुनेंगे मैडम नूरजहां का गाया हुआ और रीना इरफान की आवाज़ में सुनेंगे, तो उसमें जो चेंज आपको लगेगा तो उसका भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से
जनाब, आपने सुना फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम और मैडम नूर जहाँ की गाई हुई ये खूबसूरत नज़्म। जब भी इस गज़ल को मैं किसी महफ़िल में गाती हूँ तो एक बात ज़रूर शेयर करती हूँ अपनी तमाम ऑडियंस के साथ, अब आपसे शेयर कर रही हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये जो कलाम है बहुत रिलेट करता है घरेलू ज़िंदगी से भी ना। जब शादी के शुरू के दिन होते हैं तो शौहर अपनी बीवी के लिए आए दिन नित नए तोहफ़े तोहफ़े लेकर आता है। जब ये दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो जाते हैं तो बावाज़े बुलंद बहुत ज़ोर से इस शेर को, इस मिसरे को दोहराया जाता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हम बीवियाँ भी बड़ी चालाक हैं जनाब। जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे खाने पकाकर अपने शौहर को खिलाएं, अपने ससुरालियों को खिलाएं, ताकि मैदे के ज़रिए दिल में उतर जाएं। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो फिर हम इसको बड़े ही तरन्नुम के साथ गुनगुनाते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमें अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। फ़ेसबुक पर हमारी जो पेज है उस पर आप जाएं, आप बता सकते हैं प्रोग्राम कैसा है, सो है या बहुत अच्छा है, या मज़ीद इसको खूबसूरत हम किस तरह से बना सकते हैं। अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी कॉल्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि चांदनी रातें रीना इरफान के साथ आपको कैसा लग रहा है। और जनाब, इस बहुत ही खूबसूरत से साजीने के साथ हम इस प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें ताकि मोहब्बतों का ये तबादला आगे से आगे कन्वर्ट होता चला जाए और ये खूबसूरत सी चेन बन जाए, खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता बन जाए जिसमें हमेशा प्यार ही प्यार नज़र आए, महक ही महक नज़र आए और इस खुशबू में आप अपनी ज़िंदगी को तमाम कर सकें।